हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम नीट जेई और नर्सिंग एंट्रेंस फिजिक्स के तहत जो पीडब्ल्यू के जो हैंड राइटन नोट्स हैं उसमें आज की जो क्लास होगी उसमें हम सर्कुलर मोशन, जिसको हिंदी में वृत्तीय गति पढ़ते कहते हैं, इसको अपन डिस्कस करेंगे। इसके हैंड रिटन नोट्स हैं और ये हैंड रिटन नोट्स नीट के लिए, जेईई के लिए, नर्सिंग एंट्रेंस के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको तुरंत करने के बाद में आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 100 क्वेश्चन सर्कुलर मोशन पे करें। और अपन अभी यहाँ पे अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोशन की तो सर्कुलर जो मोशन है ये क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन। देखो, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन, जब एक पार्टिकल एक प्लेन में मूव करता है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसको अपन सेंटर कहते हैं, मतलब इस प्रकार से मूव करता है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसको अपन सेंटर कह सकते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखो, द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। देखो देखो जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये कोई सेंटर है जिसको अपन यहाँ पे सेंटर कहते हैं, इससे जो पार्टिकल है इस प्रकार से मूव करता है कि इसकी इस पार्टिकल की जो है ना इस फिक्स पॉइंट से ना दूरी हमेशा क्या रहती है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रकार से किसी प्लेन में मूव करता है तो उस प्रकार के मोशन को अपन सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन दोबारा से देख लेते हैं, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस मोशन को अपन क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है सेंटर से उसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। देखो, अब जनरल फॉर्मूले की अगर बात की जाए, सर्कुलर मोशन में कुछ जनरल फॉर्मूलेज हैं। डिस्टेंस अगर निकालनी हो, जैसे मान लो पार्टिकल जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पे आर्क इक्वल टू होता है रेडियस इनटू एंगल, ये कह सकते हैं। जैसे अपन ने छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा होता है कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल टू हो जाएगी आर थीटा। देखो ये हो जाएगा ना। तो अगर डिस्टेंस पूछ ले सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, द डिस्टेंस या कह सकते हैं आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, आर थीटा के। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 2r साइन थीटा बाई 2। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है 2r साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2r साइन थीटा बाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो है ना 90 डिग्री है, तो साइन 90 यहाँ पे रखेंगे तो 45 डिग्री, तो 1/√2 ये हो जाएगा। और ऐसे सोल्व कर लेंगे ना। अगर आपसे यहाँ पे देखो थीटा जो है ना देखो छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको अपन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑलवेज इन रेडियन। देखो यहाँ पे जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है आपको हमेशा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। देखो हमेशा जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज जब भी लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। मतलब जैसे आप इस हिसाब से रोटेशन लेते हैं, जैसे इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो थीटा को अपन लेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो इसको लेते हैं नेगेटिव। देखो क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं तो इसको लेते हैं नेगेटिव, है ना। इसके बाद में देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पाई रोटेशन होता है ना, तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है तो देखो थीटा इक्वल्स टू आर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पाई रोटेशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पाई रोटेशन। जैसे पाई रोटेशन, जैसे मान लो ऐसे पूछ ले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 5 रोटेशन, तो 5 और एक रोटेशन में कितना चलता है 2 पाई, तो इसको लिखेंगे अपन 10 पाई। और जैसे मान लो ऐसे बोल दे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 100 रोटेशन बोल दे, तो 100 इंटू एक रोटेशन में कितना 2 पाई। वैसे ही आपसे पूछा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पाई रोटेशन, तो पाई रोटेशन में पाई जैसे वहाँ पे 100 से गुणा कर रहे हैं, एक रोटेशन में कितना 2 पाई, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है पाई रोटेशन में 2 पाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा मल्टीप्लाई किया है। देखो आगे अपन बात करते हैं, नोट डाल के लिखा हुआ है कि 1 कंप्लीट रोटेशन अराउंड ए सर्किल करस्पॉन्ड्स टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 2 पाई रेडियन। देखो
जो वन कंप्लीट जो रोटेशन है किसी सर्किल के अराउंड टू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियन, देखो किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। देखो बहुत शानदार बात कही है कि वन कंप्लीट रोटेशन अराउंड ए सर्किल, एक सर्किल के अराउंड है ना कंप्लीट जो रोटेशन है करस्पॉन्ड्स टू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्ड है कितने के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो एक फॉर्मूला है स्पीड का v बराबर आर ओमेगा। जैसे ये पार्टिकल है, ये आर रेडियस में ऐसे मूव कर रहा है और ये जो है ना इसके सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट भी कर रहा है, तो v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस जो लीनियर जो वेलोसिटी है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर, एंगुलर वेलोसिटी और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होती है लीनियर वेलोसिटी, v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसके बाद में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलेरेशन होता है उसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में तो होता है v स्क्वायर बाई आर, और इसको r ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी आप लिख सकते हैं और इसको ओमेगा इंटू वी भी लिख सकते हैं। बस देखो एक दूसरे में टर्म एडजस्ट है। देखो v इक्वल्स टू आर ओमेगा ऐसे कुछ है ना, आर ओमेगा। अब आपने को इसमें ना आर ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा है इसको, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने को v को एलिमिनेट करना है, तो इसको हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, तो आर का भाग लगेगा तो आर ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये टर्म बन गई। अब इसके आर ओमेगा स्क्वायर को है ना अपन को v में आर ओमेगा स्क्वायर ये आ गया ना। अब देखो अपना जो आर ओमेगा जो है ना इंटू ओमेगा ऐसे कर लेते हैं इसको है ना, आर ओमेगा क्या बन जाएगा v, तो v ओमेगा, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ये ऑलवेज लगेगा अगर सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन है ये हमेशा लगता है अगर आपकी मोशन कैसी है, सर्कुलर मोशन है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा लगता है, जैसे अपन एक पढ़ेंगे कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, उसमें टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन 0 होता है लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा लगता है। देखो इससे आगे बात करें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, किसकी बात करेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इक्वल्स टू होता है dVt बाई dt बराबर अल्फा आर। देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, AT बराबर dV बाई dt बराबर होता है अल्फा आर। देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने का देखो आपको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अल्फा आर से, और dV बाई dt करके भी आप निकाल सकते हैं। और टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है ये सिर्फ वेरिंग स्पीड के समय ही आपको मिलेगा, जब स्पीड वेरी कर रही होगी उस समय ही आपको टेंजेंशियल स्पीड एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा। देखो आपका जो नेट जैसे इधर तो होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इधर होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इधर आपका नेट एक्सीलरेशन, ये इसके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आपका जो टोटल जो एक्सीलरेशन है ना कैसे निकालेंगे, नेट एक्सीलरेशन कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दो का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो बहुत ही खतरनाक बात है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज द एक्सीलरेशन that occurs when the speed of object moving along the circular path changes। मतलब जो आपका जो टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है is the acceleration occur when the speed of an object moving along a circular path changes। मतलब आपका जो टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है वो तभी अकर होता है या घटित होता है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है अलोंग द सर्कुलर पाथ, जब सर्कुलर पाथ के अलोंग जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या होती है, चेंज होती है, बेरिंग स्पीड ऐसे कह सकते हैं। दैट इज ऑब्जेक्ट स्पीड अप और स्लो डाउन, आपकी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो अप और स्लो डाउन हो रही ना, तभी आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन काम करता है। देखो यहाँ पे है अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर है। अब देखो नेट जो एक्सेलेरेशन है ना, या नेट जो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं,
देखो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है, यहाँ पे ये नेट डिस्प्लेसमेंट का है, डेल्टा आर इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई टू। सर्कुलर पाथ में इसी को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो देखो 2v साइन थीटा बाई टू वेग में चेंज आ जाएगा। तो ये नेट जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। इन सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई टू। अब देखो वेग कितना हो जाएगा, देखो जैसे मान लो पार्टिकल इधर इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर इधर r2 वेक्टर है, तो डेल्टा r इक्वल्स हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू। देखो इसके बाद में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो डेल्टा v बराबर 2v साइन थीटा बाई टू, डेल्टा v वेक्टर बराबर 2v साइन थीटा बाई टू। देखो इससे आगे अपन बात करते हैं। देखो ओमेगा जो है ना, एंगुलर जो स्पीड है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर इंस्टेंट एंगुलर जो स्पीड है उसको डी थीटा बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एवरेज एंगुलर जो स्पीड होगी इसको डेल्टा थीटा बाई डी टी से, है ना। और यहाँ पे इंस्टेंट जो एंगुलर स्पीड है ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। और यहाँ पे ओमेगा जो है ना एंटी क्लॉकवाइज लेना है आपको, तो आप ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लॉकवाइज के लिए ना क्रॉस के साइन के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इंस्टेंट एंगुलर जो स्पीड है डी थीटा बाई डी टी, एवरेज एंगुलर स्पीड डेल्टा थीटा बाई डी टी, एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ। और अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है, ऐसे है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ऐसे, क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगी। यहाँ पे है टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का ये है t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। t बराबर कितना है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसके अलावा देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको दिखाया गया है, फ्रीक्वेंसी f बराबर होता है 1/t, और तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन t है ना, तो 1/t को अपन लिख सकते हैं f। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद में एंगुलर एक्सेलेरेशन की अगर बात की जाए, एंगुलर जो एक्सेलेरेशन है, तो रेट ऑफ एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन आपसे पूछ ले तो अल्फा एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन हो जाएगा। अगर आपसे इंस्टेंट एंगुलर, इसकी ये भी जो एंगुलर जो एक्सेलेरेशन है कैसा, एक्सियल वेक्टर है ये भी ना। देखो इसके बाद में आगे अपन बात करें, देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो एंगुलर जो एक्सेलेरेशन होता है वो अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। और इसको आप आगे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी ओमेगा बटे, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी एक्स डी थीटा, और डी थीटा बटे डी टी। ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो डी ओमेगा बाई डी टी ऐसे ही है, ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो डी ओमेगा बाई डी एक्स डी थीटा तो ऐसे कैसे रह जाएगा, दिख गया है ये, है ना, डी, और डी थीटा बाई डी टी ये एंगुलर स्पीड बन गया, ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन जो है ना, डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा और डी टू थीटा बटे डी टी स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। और देखो अगर यहाँ पे आपको देखना है 3 चीज़ें, ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी जो ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी, कांस्टेंट होगी ना। और अल्फा की वैल्यू क्या, देखो ओमेगा की जो डायरेक्शन है ना, ओमेगा जो ना वो कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। अब देखो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे केस आपको दिख रहा है, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, आपका एंगुलर जो स्पीड है इंक्रीज कर रही, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा नेक्स्ट है एंगुलर जो स्पीड है वो क्या करे, अल्फा क्या है, ओमेगा वेक्टर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो बाहर की तरफ होगी, और आपकी जो एंगुलर स्पीड है मान लो डिक्रीज कर रही है, तो अल्फा की जो डायरेक्शन होगी ना वो क्लॉकवाइज हो जाएगी और अंदर की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, है ना। इसके अलावा आगे बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट केस आपको दिख रहा है कि अगर
एंगुलर जो स्पीड है ये डिक्रीज कर रही है, तो आपकी जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखो कुछ यहाँ पे बेसिक टर्म्स हैं, जैसे ए वेक्टर बराबर, ए तो क्या है, लीनियर एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिनको अपन एक एक करके यहाँ पे। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन होता है AT इक्वल्स टू आर अल्फा, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला ये होता है v²/r। ये तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन, ये वेरिंग स्पीड के कारण प्रोड्यूस होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो ये 0 हो जाएगा, केवल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन ही रहेगा। अब देखो टोटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, AT प्लस AC, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्लस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन। अब इसका देखो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। अब देखो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब आपकी सर्कुलर जो मोशन है वो यूनिफॉर्म रहती है तो कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, कौन सी जीरो रहेंगी, कौन सी वेरिएबल रहेंगी, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है एक ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड जो है ना कांस्टेंट रहे, स्पीड कांस्टेंट रहे। जैसे कोई सर्कुलर पाथ के अराउंड मोशन हो रही है और स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, देखो स्पीड कांस्टेंट है तो देखो टेंजेंशियल जो एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू होता है dv/dt। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, स्पीड ही कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो एक बार कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, आपकी v कांस्टेंट है। तो देखो ओमेगा इक्वल्स टू होता है, सॉरी v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, तो r का इसमें भाग लग जाएगा, रेडियस तो फिक्स ही रहती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो देखो आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक स्पीड भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसके बाद में और क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, L इक्वल्स टू I ओमेगा। L एंगुलर जो मोमेंटम है ना, देखो ये P बराबर होता है, सॉरी L बराबर होता है mv/r। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। तो देखो स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, और लास्ट रहता है एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखो इसमें जीरो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, तो क्योंकि AT इक्वल टू तो अपन ने पढ़ा है dv/dt, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0। तो देखो टेंजेंशियल जो एक्सेलेरेशन होता है ना, अल्फा इंटू कैपिटल R होता है, तो ये 0 है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। अब देखो स्पीड ही चेंज नहीं हो रही है तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे कहती है W इक्वल्स टू डेल्टा K, कि किया गया जो कार्य है, वर्क डन बाई ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वर्क 0 है तो यहाँ पे टॉर्क की जो वैल्यू होगी ना वो भी क्या होगी, 0। वर्क 0 तो टॉर्क भी 0, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना। कैसे 0 है, क्योंकि देखो वर्क इक्वल्स टू होता है एंगुलर जो सर्कुलर मोशन होती है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कार्य देखो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो वैसे एंगुलर में होता है टो इंटू थीटा। देखो ये 0 है तो टो भी 0 हो जाएगा, तो टो 0। अब कौन कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल रहती है, देखो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, तो इसीलिए आपकी वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी सर्कुलर मोशन में। एक्सीलरेशन भी वेरिएबल रहता है, फोर्स और मोमेंटम जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं सारी क्या होती हैं, वेरिएबल रहती हैं। देखो कौन कौन सी, एक तो आपने बोला कि सर वेलोसिटी वेक्टर लगा रहा हो ना, क्योंकि वेक्टर में स्पीड में स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डायरेक्शन वेरी करेगी तो ये चेंज होगी। एक्सीलरेशन, इसमें दोनों का एडिशन होता है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, फोर्स की और मोमेंटम, ये सब क्वांटिटी जो है ना ये वेरिएबल रहेंगी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। देखो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बात की, इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इक्वल्स टू 0, आपकी
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा, तो आपका केवल एक ही एक्सीलरेशन होगा जिसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ए वेक्टर इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, और ये किसकी इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, टुवार्ड सेंटर की तरफ रहेगी। अब देखो एवरेज जो एक्सीलरेशन है ना उसका भी ये फॉर्मूला आप गांठ बांध लो। एवरेज जो एक्सीलरेशन है, देखो एवरेज सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन है वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर साइन थीटा बाई 2 बटे थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है ना आपको रेडियन में रखनी है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे कैपिटल आर साइन थीटा बाई 2 बटे थीटा बाई 2। यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर, इधर इधर इधर, इसके सेंटर की तरफ डायरेक्शन रहेगी हमेशा ना। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज वेरिएबल बट इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन इसकी डायरेक्शन वेरिएबल है, जैसे इधर यहाँ पे है, यहाँ पे जाने के बाद में इसकी डायरेक्शन इधर, यहाँ पे जाने पे इधर है, ऐसे इधर हो जाएगी। तो देखो डायरेक्शन वेरिएबल है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ना क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। किसकी बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना CP बराबर होता है mv स्क्वायर बटे आर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ना इसमें वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है, और पावर भी क्या होगी, 0। क्योंकि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करता, केवल डायरेक्शन को चेंज करने में काम आता है। तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। वर्क डन 0 है तो पावर भी क्या हो जाएगा, 0। mv स्क्वायर बटे आर बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं mv स्क्वायर बटे आर, तो v बराबर है ना आर ओमेगा करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। मैंने स्मॉल ले लिया। देखो यहाँ पे बहुत ही काम की बात कही है। क्वेश्चन है कि 2 कार मूविंग विद डिफरेंट स्पीड v1 एंड v2 ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 सेम टाइम पीरियड विद सेम टाइम पीरियड, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का क्या होगा, 1:1 होगा। देखो एंगुलर जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बटे टी। अगर टाइम पीरियड ही सेम है ना तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों सेम रहेगी। अब इसका कोई मतलब नहीं है, अगर ये मतलब टाइम पीरियड सेम नहीं होता है, ये अलग अलग दे रखे हैं, तब फिर आप उस हिसाब से ले सकते हैं। टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का सेम रहेगा। इससे आगे अपन बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो देखो एवरेज एंगुलर जो स्पीड होती है ना, एवरेज एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला देखो आपकी आंखों के सामने आ चुका है। देखो अल्फा एवरेज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटे dt, तो इसको लिखेंगे डी ओमेगा वेक्टर बटे dt, तो ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, टेंजेंशियल की इधर है, नेट की इधर है। अब देखो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको पहले ही बताया जा चुका है, अल्फा ए नेट इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल नेट एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब दोनों की जो है ना वैल्यू भी अपन रख सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने वैल्यू रख दी। देखो सेंट्रीपिटल देखो दोनों एक्सेलरेशन की अपन वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो आ गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर तो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये कैसा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और नेट एक्सेलरेशन देखो AT प्लस AC, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों के एडिशन के बराबर हो। तो देखो ये भी नेट एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये हो गया। आप एक एक करके सारे फॉर्मूले याद रखेंगे ना। एंड कॉन्सेप्ट है ये आपको सर्कुलर मोशन, आपको सर्कुलर जो मोशन आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ये आपको ये सर्कुलर मोशन है ना। यहाँ पे इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन है, इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो यदि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तब क्या कंडीशन होगी, और ये आपका सर्कुलर मोशन आपको दिखाई गई है। देखो ये आपकी सर्कुलर मोशन आपको दिखाई गई है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। सेंट्रीपिटल इधर है, टेंजेंशियल नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना वेलोसिटी। तो नेट एक्सेलरेशन देखो दोनों का सेंट्रीपिटल इधर, टेंजेंशियल इधर, तो इधर,
तो यहाँ पे वेलोसिटी के साथ है ना इसका जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा, 90 से 180 के बीच का बनेगा। तो देखो यहाँ पे देखो पहला वाला जो केस है इसमें तो क्या होगा, इसमें क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं। इसमें देखो AC इधर है और AT इधर है, ए नेट इधर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, स्पीड की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू है ये कैसे आई। इसको निकालने से पहले देखो अपने को जैसे मान लो इसका रिजल्टेंट जो है ना इधर कितना बन रहा है, ए नेट बन रहा है। तो AT की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, AT बराबर ए नेट कोस थीटा, क्योंकि देखो थीटा इसी के साथ बन रहा है एंगल। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी AC बराबर ए नेट साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा करेंगे तो AC बटे AT आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन बटे टेंजेंशियल एक्सीलेशन इतना आ जाएगा AC बटे AT। अब इसका देखो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो AC प्लस AT, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर रूट में ये नेट एक्सीलेशन आ जाएगा। AT इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलेशन, अगर नेट एक्सीलेशन आपको दिया हो तो AT कोस थीटा, AC इक्वल्स टू ए नेट साइन थीटा। और यहाँ पे स्पीड जो है ना, काम की बात ये है 90 से 100, थीटा की वैल्यू 90 से 100, 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, स्पीड डाउन आएगी ना। अब यहाँ पे दूसरा जो केस है स्पीड ऊपर की तरफ है, टेंजेंशियल एक्सीलेशन नीचे की तरफ, और ये AC सेंटर की तरफ हमेशा लगेगा। तो नेट एक्सीलेशन ये होगा, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है इसका बीच का ही आएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, स्पीड आपकी डाउन जाएगी क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। और कह रहा है कि यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो V वेक्टर एंड A वेक्टर, देखो इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन V वेक्टर एंड A वेक्टर और V वेक्टर के बीच में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री जाए तो स्पीड जो ना आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसी में अपन समझ लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में आप इसके ऊपर जितने भी MCQ लगाएंगे। देखो ऑब्जेक्ट स्टार्ट सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड टेंजेंशियल एक्सीलेशन। देखो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से, टेंजेंशियल जो एक्सीलेशन है AT इक्वल्स टू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड एक्सीलेशन ऑब्जेक्ट एट T इक्वल्स टू 3 सेकेंड इफ रेडियस इज 48 सेंटीमीटर। देखो आपका जो टेंजेंशियल एक्सीलेशन दे रखा है और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन भी आप निकाल लोगे V²/R करके ना। तो देखो यहाँ पे आपकी जो मोशन है वो कैसी है, नॉन सर्कुलर मोशन है। तो देखो सबसे पहले आप है ना 3 सेकेंड बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, तो V बराबर U प्लस AT। अब देखो इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो देखो V बराबर आप करोगे U 0 प्लस A की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, टेंजेंशियल एक्सीलेशन इतना दे रखा है और 3 सेकेंड के लिए, तो 3 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका आ गया टेंजेंशियल एक्सीलेशन, ये तो हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सीलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन ऐसे निकालेंगे V²/R। तो V² की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखो ये रही V² ये हो जाएगा 12 × 12 बटे R 48, तो 3 मीटर पर सेकेंड। नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, AC प्लस AT का स्क्वायर करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी नेट स्पीड आ जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर विद कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड 0.25 पाई सेकेंड, देन फाइंड एक्सीलेशन। एक पार्टिकल मूव्स ऑन ए 5 सेंटीमीटर ऑन ए सर्किल ऑफ विद कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, कॉन्स्टेंट है, देन फाइंड एक्सीलेशन। तो कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड है तो मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन रहेगा। तो AC इक्वल्स टू ω² बटे R करेंगे, तो ओमेगा को है ना 2 पाई बटे T से रिप्लेस करेंगे तो 4 पाई बटे T का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर इंटू R करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो सर्कुलर जो मोशन है इसमें काइनेमेटिक्स कैसे काम करती है। सर्कुलर जो मोशन है काइनेमेटिकल जो इक्वेशन है वो कैसे चेंज हो जाएगी सर्कुलर मोशन में। देखो सबसे पहले लीनियर जो मोशन होती है ना, इसमें V बराबर U प्लस AT होता है। तो यहाँ पे इनिशियल जो स्पीड है अपन ω0 लेंगे और लीनियर एक्सीलेशन की जगह एंगुलर एक्सीलेशन लेंगे, तो ω इक्वल्स टू ω0 प्लस T। यहाँ पे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे थीटा बराबर ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम है। वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ऐसे होता है, तो इधर यू स्क्वायर को लेके आएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो सेम टू सेम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसी प्रकार देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, nवें सेकेंड में चली गई दूरी ओमेगा नोट थीटा एन बराबर देखो एस एन बराबर होता है यू प्लस a/2 यहाँ पे लिख लेते हैं 2n-1 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये एल ओमेगा थीटा एन बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा/2 2n-1 ऐसे कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अपन ने लीनियर मोशन में पढ़ी ना, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होती है मोशन, ओमेगा नोट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ऐसे कह सकते हैं ना। एंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन लीनियर मोशन में भी ऐसे कैसे हैं, द एंगल रोटेटेड इन फर्स्ट 1 2 3 सेकेंड आर। तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में जो कितना एंगल रोटेट होगा कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1:4:9। ऐसा ही अपन लीनियर स्पीड में पढ़ते हैं। एंड इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, तो इसका आपको पता है 1:3:5 होता है। तो देखो अगर आपसे पूछ ले कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में एंगल रोटेटेड का रेशियो कितना होगा 1:4:9, और ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में और थर्ड सेकेंड में तो एंगल रोटेटेड का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3:5। ऐसा ही अपन लीनियर मोशन में पढ़ते हैं। इसके बाद में एंगुलर स्टॉपिंग जो एंगल है वो कितना होगा, देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस बराबर होता है u²/2a। यू स्क्वायर इनिशियल स्पीड होती है, इनिशियल, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर स्पीड ले लेंगे 2a। यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन होता है, यहाँ पे अल्फा जाएगा। अल्फा क्या है, एंगुलर रिटार्डेशन है ना। देखो यहाँ पे इसके बाद में छोटी सी बात और आती है, देखो एप स्यूडो इज यूज टू वैलिडेट न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया कि अपने को न्यूटन्स लॉ को है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या करना था, वैलिडेट करना था, वैध करना था। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। देखो फ्रेम कितने होते हैं, 2 टाइप के फ्रेम होते हैं, निर्देश तंत्र कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। एक तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, एक इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि अगर आप पे एफ एक्सटर्नल 0 है ना, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा तो एक्सीलरेशन आपका 0 होगा। और यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा जबकि आप पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर आप पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है उसके बावजूद भी आपका एक्सीलरेटेड मोशन होगी, एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। नॉन इनर्शियल जो फ्रेम है इसमें न्यूटन्स लॉ है वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे उनको वैलिडेट करने के लिए तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड है, यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगता है। इनर्शियल फ्रेम में जितने भी फोर्स लगते हैं सब रियल फोर्स लगते हैं। देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे स्यूडो फोर्स में ना सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, एक्ट्स हियर। देखो इसके बाद में सेमी स्पेरिकल बाउल, बात करते हैं सेमी स्पेरिकल बाउल की। सेमी स्पेरिकल बाउल है ये, हाँ जी। देखो इस सेमी स्पेरिकल जो बाउल है इसके बारे में यहाँ पे अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन डायग्राम को देखते हैं। देखो एक सेमी स्पेरिकल बाउल आपको दिख रहा है, अर्ध गोलाकार जो है ना आपको एक कटोरी दिख रही है ना, जिसमें इस बाउल की जो रेडियस है ना वो कैपिटल R है। यहाँ पे इसके बाउल के इस तल में ना आपका एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो ये सर्कुलर जो मोशन है वो किस हिसाब से कर रहा है, इसके लिए देखो इस पार्टिकल पे ऊपर की तरफ जो है ना नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एन ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और इस पे नीचे की तरफ देखो mg लगेगा, mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अब देखो इसको अपन है ना कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो इसके mg को कौन बैलेंस करेगा, तो आप कहोगे सर n cos थीटा बैलेंस करेगा। देखो ये थीटा एंगल हो जाएगा तो इधर बन जाएगा n cos थीटा, और इसको सर्कुलर मोशन कौन कराएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, वो आएगा n sin थीटा। n sin थीटा जो है इसको सर्कुलर मोशन कराएगा इस मोलार रेडियस के सर्कुलर पाथ में। तो देखो यहाँ पे छोटी सी एक बार ज्योमेट्री देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं n इधर कुछ ऐसे साइड में था, n cos थीटा ऊपर था, इधर n sin थीटा था, ये इसको सर्कुलर मोशन कराएगा, नीचे इसका mg था ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योमेट्री लगाओगे थोड़ी सी तो इस मोलार बराबर कैपिटल R cos थीटा जाएगा इस ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें स्मॉल r
स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर साइन थीटा आ जाएगा। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें देखो, अगर दोनों को अपन डिवाइड करें, एन साइन थीटा बराबर होता है एम वी स्क्वायर बटे आर और एन कोस थीटा बराबर था केवल एम जी। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और n से n कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बचेगा टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे स्मॉल आर जी। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री से भी अपन ने सीख लिया, अगर आपको कैपिटल आर के टर्म्स में लिखना है तो स्मॉल आर बराबर लिख दो कैपिटल आर साइन थीटा ना, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर बटे कैपिटल आर साइन थीटा जी। वी स्क्वायर बराबर कैपिटल आर साइन थीटा जी, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए स्मूथ कोन इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक कोन है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा है। ए ब्लॉक इज प्लेस्ड एट हाइट एच, द ब्लॉक हैज़ नो रिलेटिव मोशन। ब्लॉक के अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, हाइट एच पे रखा हुआ है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो आपको एक यहाँ पे एक ब्लॉक दिखाया, देखो यहाँ पे एक कोन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, और इसका कोन के साथ जो एंगल है ना थीटा मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप सिंपल सी ज्योमेट्री लगाओगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आर बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आर बाई एच। अब एक बार है ना इस थीटा को आप भूल जाओ। देखो जैसे ये कोन रोटेट करेगा तो नॉर्मल जो रिएक्शन जो फोर्स है ना वो ऐसे लगेगा इस पर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और यहाँ से ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। तो ये जो कंपोनेंट जो होगा ये एन कोस थीटा हो जाएगा। एन कोस थीटा के कारण जो है ना ये कैसी मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, तो ये एम वी स्क्वायर बटे आर के बराबर हो जाएगा। और देखो इस पर एम जी नीचे की तरफ लगेगा और ये ऊपर जो ना इसका एन कोस थीटा तो ऊपर हो जाएगा एन साइन थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो टेन थीटा बराबर तो नीचे वाली ज्योमेट्री से आपने निकाल लिया, टेन थीटा बराबर स्मॉल आर बाई एच। तो देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें क्या पता चली है, एक तो एन कोस थीटा बराबर तो है एम वी स्क्वायर बटे आर, सॉरी स्मॉल आर, और दूसरा है एम जी बराबर है, सॉरी एन साइन थीटा बराबर है, एन साइन थीटा बराबर है एम जी। अपने को तो टेन थीटा चाहिए ना मान लो, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एम जी बटे एम वी स्क्वायर बटे आर। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा एम जी बटे एम वी स्क्वायर, आर ऊपर चला जाएगा, एम से एम कैंसिल, तो देखो आर जी बटे वी स्क्वायर बचता है यहाँ पे। देखो टेन थीटा बराबर दो वैल्यू आ गई, टेन थीटा बराबर एक तो आ गया वन बाई एच बाई आर बाई एच, और एक आता है टेन थीटा बराबर आर जी बटे वी स्क्वायर। दोनों को अपन इक्वल करेंगे। टेन थीटा बराबर देखो टेन थीटा बराबर एच बाई आर, और देखो यहाँ से इसको टेन थीटा करेंगे ना, टेन थीटा बराबर रखेंगे अपन ना, आर बाई एच कुछ ऐसे है, और ये अपने पास आ रहा है आर जी बटे वी स्क्वायर। देखो इसने कोड थीटा में बदल लिया, उल्टा कर लिया। तो यहाँ से देखो आप देख सकते हो, देखो इसको कोड थीटा में बदल लिया, इसको उल्टा करके है ना, टेन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आती है आर जी बटे वी स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर लो, इसको भूल जाओ आप है ना, दोनों को उल्टा करेंगे तो कोड थीटा बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो इसको लिखेंगे आर बाई एच, तो हाइट निकल जाएगी, एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे जी। देखो एच बराबर ये वर्ड टर्म आ जाएगी, एच बराबर वी स्क्वायर बटे जी, और वी को लिख सकते हैं ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटे जी। ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी जब आपका कौन शेप में यहाँ पे कोई पार्टिकुलर स्थिर है, रेस्ट में है और रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है, तो उस पर ये कितनी हाइट पे रहेगा, तो आप इसे हाइट निकाल सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं डेथ वेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौत का कुआं। मौत का जो कुआं होता है ना डेथ वेल, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है यहाँ पे रेस्ट में है, कोई मोटरसाइकिल वाला कुछ भी है ना, तो नॉर्मल जो रिएक्शन है इधर लगेगी, और नॉर्मल रिएक्शन जो है ना इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और ऊपर की तरफ फोर्स जो है ना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो एम जी के द्वारा बैलेंस होगा। तो देखो एन नॉर्मल रिएक्शन जो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना म्यू एन बराबर होगा और वो एम जी के बराबर होगा। अब देखो एम जी बराबर ऐसे कैसे,
और म्यू की वैल्यू ऐसे कैसे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू रख देंगे ओमेगा स्क्वायर आर सी एम। तो यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू ना किस स्पीड से या किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बटे म्यू आर। इसके बाद में देखो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल केस है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार मूविंग ऑन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव ब्रिज विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब आपकी कार जो है ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव ब्रिज पर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो देखो उसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी। जैसे मान लो ये कार है, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स ब्रिज आपको दिख रहा है, ऐसे शेप का ब्रिज आपको है, कॉन्वेक्स शेप है ना। तो देखो ये उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, mg सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगी ना, mg नीचे की तरफ है और जो सेंट्रीपिटल देखो mg नॉर्मल रिएक्शन जो है ना ऊपर की तरफ है वो mg के बराबर होगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। तो n बराबर mg माइनस वी स्क्वायर बटा आर। और जब ऐसा होगा ना, देखो mg इधर है और नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ है और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तब देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा n कॉनकेव के लिए mg वी स्क्वायर बाई आर। देखो यहाँ पे n कॉनकेव जो सरफेस होता है ना, उस पर कॉन्वेक्स सरफेस की तुलना में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़्यादा होती है। देखो मैक्सिमम स्पीड, नेक्स्ट फॉर्मूला है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल टू मूव ऑन ए कॉन्वेक्स ब्रिज। एक कॉन्वेक्स जो ब्रिज है इस पे मूव करने के लिए इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो वी मैक्सिमम इक्वस टू रूट आर जी। ये फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, वी मैक्सिमम इक्वस टू कितना होता है, रूट आर जी। इसके बाद में अपन बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड की बात करते हैं। देखो केस फर्स्ट है रफ हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल जो सरफेस है, जैसे रफ हॉरिजेंटल सरफेस है, जैसे इस हिसाब से रफ हॉरिजेंटल सरफेस है, तो इस पे है ना सेंटर की तरफ इसको फोर्स कौन देगा, एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर, ये किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होगा। एन की जो वैल्यू है एम जी के बराबर होगी, तो एम वी स्क्वायर से फ्रिक्शन जो फोर्स है म्यू एन बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटे आर। जब आपका कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो म्यू एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। तो एम से एम कैंसिल, तो देखो वी बराबर म्यू और ये आर जी, रूट म्यू आर जी, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो वी मैक्सिमम सिर्फ फ्रिक्शन है, तो वी मैक्सिमम बराबर रूट म्यू आर जी हो जाएगा। तो ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप, v इक्वस टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v बटे आर, तो रूट म्यू जी बटे कैपिटल आर हो जाएगा। अब है ना आपकी जो रोड है ना वो स्मूथ बैंक्ड रोड है, सिर्फ बैंकिंग है, फ्रिक्शन नहीं है, तब अधिकतम सुरक्षित जो चाल होगी ना v मैक्सिमम बराबर आर जी टेन थीटा के बराबर आएगी। जैसे मान लो ये रोड है, बैंक है, थीटा एंगल पे बैंक है, यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है ऐसे ना तो केवल बैंक्ड है तो फ्रिक्शन नहीं है, तो अधिकतम सुरक्षित जो चाल होगी रूट आर जी टेन थीटा। अब देखो थर्ड जो केस है रफ बैंक्ड सरफेस, रफ बैंक्ड रोड, बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों हैं, तो तब फॉर्मूला जो होगा अधिकतम जो स्पीड होगी ना तो वो होगी आर जी म्यू प्लस टेन थीटा बटे वन माइनस म्यू टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा बटे वन माइनस म्यू टेन थीटा। अब देखो मिनिमम स्पीड ताकि जो है ना अंदर की तरफ न फिसले, तो आर जी देखो टेन थीटा प्लस म्यू कर लेते हैं ना, टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन थीटा, दूसरा हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू मिनिमम स्पीड वन प्लस म्यू टेन थीटा। देखो इसका अपोजिट हो जाएगा, मिनिमम में तो ऊपर माइनस आएगा और मैक्सिमम में ऊपर प्लस आएगा। जब ऊपर प्लस आएगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, जब ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो सेफ राइडिंग के लिए जो आपकी जो स्पीड है अंदर की तरफ तो मिनिमम स्पीड से आना चाहिए ताकि अंदर की तरफ ना फिसले, मैक्सिमम स्पीड वो होगी जब बाहर की तरफ ना फिसले। तो अपनी जो सेफ राइडिंग है वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, कई बार क्या होता है साइकिलिस्ट जो है ना किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है, तो उस सर्कुलर ट्रैक पे ना बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो वो कितना मुड़े कि मतलब सेफली टर्न कर जाए ना, तो टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटे आर जी आ जाएगा। यहाँ पे थीटा जो ना एंगल बैंड बाय साइकिलिस्ट फ्रॉम वर्टिकल
मतलब वर्टिकल से जो साइकिलिस्ट है वो कितने एंगल पे बेंड हो रहा है, और v वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट, और साइकिलिस्ट की वेलोसिटी है r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। r क्या है? रेडियस। सर्कुलर पाथ की क्या है? रेडियस है। हैं कैनोनिकल पेंडुलम की। तो देखो कैनोनिकल जो पेंडुलम होता है उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको एक कैनोनिकल पेंडुलम दिखाया गया है। ये r इसकी रेडियस है, एच यहाँ से ये थीटा एंगल है, ये एच हाइट पे है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर जी। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बटे आर जी। अब देखो कुछ यहाँ पे स्पेशल बातें बताई गई हैं। देखो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लानेट यूजिंग कैनोनिकल पेंडुलम। देखो आप है ना वैल्यू ऑफ एक्सीलेशन, एक्सीलेशन की वैल्यू क्या, ग्रेविटेशनल जो एक्सीलेशन है उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ऑफ प्लानेट यूजिंग कैनोनिकल पेंडुलम। कैनोनिकल पेंडुलम का यूज़ करके आप है ना किसी भी प्लानेट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो v बराबर होता है कैनोनिकल पेंडुलम v बराबर आर जी टेन थीटा, देखो टेन थीटा, और बराबर टू पाई आर के बराबर कर देंगे। वेलोसिटी क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, टू पाई आर बटे टी। तो यहाँ पे g की जो वैल्यू आ जाएगी ना, ये आ जाएगी फोर पाई स्क्वायर स्मॉल आर बटे टेन स्क्वायर टी स्क्वायर टेन थीटा। तो ये इससे आप है ना किसी भी प्लानेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेते हैं। देखो ये वेलोसिटी जो होगी ना, समय डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा कोई प्लानेट तो उसका टाइम पीरियड टी हो जाएगा और रेडियस आर हो जाएगी। तो उस हिसाब से अपन वेलोसिटी v बराबर आर जी टेन थीटा को रख के आराम से g की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो टाइम पीरियड ऑफ कैनोनिकल पेंडुलम, कैनोनिकल जो पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टीपी बराबर टू पाई एल कोस थीटा बटे जी। टीपी बराबर टू पाई एल कोस थीटा बटे जी। यहाँ पे जो एल जो है ना लेंथ ऑफ पेंडुलम है, जबकि अगर आपको टाइम पीरियड हाइट की टर्म में चाहिए ना तो टीपी बराबर टू पाई रूट एच अपॉन जी। टी बराबर टू पाई रूट एच अपॉन जी। अब एच की वैल्यू जो है ना आप है ना एल और आर की टर्म्स में भी निकाल सकते हो। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे एल तो इसकी पेंडुलम की लेंथ हो जाएगी, एच हाइट हो जाएगी, आर रेडियस हो जाएगी। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर हाफ बटे जी। तो टाइम पीरियड ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद में वर्टिकल और सर्कुलर मोशन देखेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखो वर्टिकल सर्कुलर जो मोशन होगा ना उसमें जो पार्टिकल है वर्टिकल जो सर्कुलर मोशन होगा उसमें पार्टिकल ही देखो इस हिसाब से मूव करेगा। आपको दिखाया गया है यहाँ पे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा इस हिसाब से। ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ऊपर सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। इसी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया पी पॉइंट पे, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? टेंशन क्या होगी? देखो इस पॉइंट पे है ना टेंशन जो होगा ना सेंटर की तरफ लगेगा और ये एम जी कोस थीटा के द्वारा बैलेंस होगा। इस पे एम जी नीचे की तरफ लगेगा, और इसके अलावा देखो और सारी चीज़ें यहाँ पर आप ज्योमेट्री से आप देख सकते हो। तो ये जो एम जी है ये इधर इसका एम जी हो जाएगा, इधर इसका इसके साथ थीटा है तो इधर एम जी कोस थीटा, और ये टेंजेंशियल जो कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखो इसकी है ना इस पॉइंट से जो हाइट है ना, जैसे पूरी जो हाइट है ये तो रेडियस आर है, इसकी ग्राउंड से हाइट जो है ना एच है, और यहाँ से इसकी सेंटर से हाइट है ना ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है। तो सारी चीज़ों को अपन एक एक करके यहाँ पे टेंशन है ना वो किसके बराबर होगा? एक तो एम जी कोस थीटा, ये तो इसके भार के कारण। दूसरा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो भी बाहर की तरफ, तो एम वी स्क्वायर बटे आर बाहर की तरफ फोर्स प्लस इसके बाहर के कारण। इसके बाद में वेलोसिटी पूछ ले पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो बराबर वी नोट स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी है, टू जी आर कोस थीटा माइनस वन। पी पॉइंट पे वेलोसिटी वी स्क्वायर वी नोट स्क्वायर बराबर वी नोट स्क्वायर टू जी आर कोस थीटा माइनस वन। देखो पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी जो आएगी ना, तो पी पॉइंट पे जो नेट जो टेंशन है, पी पॉइंट पे जो नेट टेंशन आएगा एम वी टी पी बराबर एम वी नोट स्क्वायर बटे आर माइनस टू एम जी प्लस थ्री एम जी कोस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। पी पॉइंट पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? एम वी नोट स्क्वायर बटे आर माइनस टू एम जी प्लस थ्री एम जी कोस थीटा। देखो माइनस टू एम जी प्लस थ्री एम जी। अब देखो थीटा की वैल्यू रख के आप है ना प्रत्येक पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। देखो ए पॉइंट पे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है तो उस पर आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि ए पॉइंट पे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ए पॉइंट है, तो यहाँ पे जैसे ये थीटा था, सॉरी इधर से एंगल होता है थीटा,
तो ये इस ए पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। तो देखो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला था mv² बटे कैपिटल R, तो उसके बाद में था माइनस का 2mg। देखो mv² बटे कैपिटल R माइनस का 2mg प्लस 3mg कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो केवल यहाँ पे 1mg बच जाएगा। तो m जो ए पॉइंट है वहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, mv0² बटे कैपिटल R प्लस mg। अब बी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट जो है ना, जैसे सर्कुलर पाथ था, ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है। तो यहाँ पे देखो अपने को टी बी बराबर बी पॉइंट पे आपसे टेंशन की वैल्यू पूछ ले, तो mv0² बटे कैपिटल R माइनस 2mg प्लस 3mg कोस 90, 3mg कोस 90, 3m कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो देखो mv0² माइनस 2mg आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू मिनिमम, जैसे यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना सी पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ से आप पूरा देखोगे 180 हो जाएगा ना। तो टी सी बराबर आ जाएगा, टी सी बराबर देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, टी पी बराबर अपने पढ़ा था mv0² बटे कैपिटल R माइनस 2mg और माइनस 2mg, फिर उसके बाद में प्लस 3mg कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस 5mg हो जाएगा mv0² बटे कैपिटल R। तो mv0² बटे कैपिटल R माइनस 5mg हो जाएगा ना। और डी पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 270 हो जाएगा, और कोस 270 की वैल्यू भी 0 ही होती है। तो mv0² बटे कैपिटल R माइनस 2mg प्लस 3mg कोस 270, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस 2mg बचेगा यहाँ पे ना। देखो अगर आपसे ए और सी पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस पूछ ले, तो देखो ए पॉइंट पे कितना था, देखो अभी अभी हमने पढ़ा था mv0² बटे कैपिटल R। ए पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 थी ना, तो प्लस माइनस 2mg प्लस 3mg हो जाएगा, तो फिर mg बचेगा। और सी पे कितना था, टी सी पे है ना mv0² बटे कैपिटल R माइनस, देखो सी पे जो होगा ना डिफरेंस, सी पे माइनस 2mg प्लस सी पे माइनस 5mg होती है ना सी पे। अब इनका दोनों का जो डिफरेंस लेंगे ना अपन, टी ए माइनस टी सी, तो mg माइनस माइनस प्लस 5mg हो जाएगा, तो 6mg। ऐसे ही अपन टी ए और टी बी का निकाल सकते हैं, टी ए और टी डी का निकाल सकते हैं, टी बी और टी डी का निकाल सकते हैं डिफरेंस। तो टी ए और टी बी का 3mg, टी डी और टी ए टी डी का 3mg, और टी डी इक्वस टू टी बी माइनस टी डी इक्वस टू 0, ये होता है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, इफ़ द रेफरेंस इज एट ए फॉर पोटेंशियल देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 5/2 mgr। देखो इफ़ रेफरेंस इज एट ए, आपका रेफरेंस है ना ए पे है, तो पोटेंशियल फॉर पोटेंशियल देन टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी होगी ना, देखो जब ये ए पॉइंट को अपन रेफरेंस लेवल मान ले, जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ था, ये सर्कुलर पाथ था अपना, और ए को अपन रेफरेंस मान ले, तो देखो अभी अपन कंप्लीट सर्कुल कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी √5gr के बराबर आएगी, वो टेंशन 0 हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पे। अब देखो ये टोटल जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी ना, तो देखो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो mv² बटे R 1/2 mv², सॉरी टोटल जो एनर्जी हो जाएगी ना हाईएस्ट पॉइंट पे, पोटेंशियल जो काइनेटिक जो एनर्जी है 1/2 mv², v की जो वैल्यू आ जाए ना √5gr हो जाएगी सर्किल को कंप्लीट करने के लिए ना। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/2 mg/r, एक ही बात है, सही है। तो ये हो जाएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे इतना हो जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन इज 0, टेंशन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट और टेंशन की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है। देखो इन केस फॉर क्रिटिकल कंडीशन, मतलब पूरे सर्किल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr के बराबर होनी चाहिए।
एक बार जो कोटा फैक्ट्री आपने सीरियल देखा होगा, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन की जो होती है ना, mv² बटे कैपिटल R -5 mg आया था ना, इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्योंकि रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट पे 0, टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे। अब यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो ना, तो यहाँ पे v की जो वैल्यू आ जाएंगी ना √5gr ही आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से ना। अब देखो ऑसिलेट करने के लिए जो v की जो वैल्यू है 0 से √2gr के बीच में होनी चाहिए। ऑसिलेट कब होगा, क्योंकि ऑसिलेट कब करेगा, जब वेलोसिटी जो है ना पार्टिकल की वो 0 से √2gr के बीच में होगी तो ऑसिलेट करेगा। देखो थीटा मैक्सिमम 90 से कम होगा एट एक्सट्रीम t डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो एक्सट्रीम पे t 0 नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0। देखो एट एक्सट्रीम टोटल एनर्जी 0 नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। देखो v0 थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू लेस देन 90। ऑसिलेट करेगा ना तो हाफ सर्किल में मूव करेगा, ऐसे हाफ सर्किल जैसे ना यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करेगा। तो थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है 0 से तो स्टार्ट होगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 से ऐसे जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 की होगी ना। एट एक्सट्रीम पे, यहाँ पे एक्सट्रीम जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो है ना क्या होगा कि टोटल जो एनर्जी वो 0 नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, सॉरी वेलोसिटी एक्सट्रीम पे है ना, टेंशन 0 नहीं होगा। यहाँ पे जो एक्सट्रीम होगा ना, यहाँ पे टेंशन तो 0 नहीं होगा, लेकिन वो जो वेलोसिटी 0 जाएगी, ये बात कहना चाह रहा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ना। और देखो v0 इक्वल टू √gr, जब थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री रखोगे ना, और v0 इक्वल टू √2gr हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 90 डिग्री रखोगे। अब देखो जब आपकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की सर्कुलर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कुलर पाथ में √2gr से लेकर √5gr के बीच की है, तो आपका जो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा ना। और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ से यहाँ की बात हो रहा है, जैसे √2gr तो यहाँ पे हो जाएगी, इस पे √2gr, और यहाँ पे हो जाएगा √5gr, और इसके बीच में है ना पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में है ना, तो √5gr और √2gr √5gr के बाद बीच में है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। और यहाँ पे जो है ना थीटा मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, लेकिन टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे तो टेंशन 0 होता है। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है ना 90 से लेकर 180 के बीच में वेरी करेगी। देखो क्या कह रहा है कि इफ़ v0 इक्वल्स टू √5gr क्रिटिकल वेलोसिटी टू कंप्लीट वर्टिकल साइकिल। अब पूरे वर्टिकल जो साइकिल है इसको कंप्लीट करने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है, √5gr के बराबर है। आगे कह रहा है कि इफ नेक्स्ट देखो बहुत काम की बात है, अगर अपन इफ ऑब्जेक्ट वो कनेक्टेड विद मासलेस रोड, यहाँ पे तो स्ट्रिंग थी, यहाँ पे मासलेस रोड, देन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम जो स्पीड होगी √4gr के टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर आपकी रोड की जगह है ना, स्ट्रिंग की जगह, रस्सी की जगह ना आपकी रोड है, तो कंप्लीट वर्टिकल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम जो स्पीड होगी ना वो कितनी होगी, √4gr के बराबर होगी। देखो जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ, यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5gr के बराबर हो जाएगा, सर्कुलर जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके पास रोड है स्ट्रिंग की जगह, तो ऐसे मूव करेगा तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए नीचे टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ, तो √4gr के बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल लिविंग कॉन्टैक्ट विद हेमिस्फीयर, कितनी डिस्टेंस पे जो पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल लिविंग कॉन्टैक्ट विद हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के साथ है ना संपर्क कब छोड़ देगा। देखो इसके लिए देखो यहाँ से जैसे एच साइड पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, जैसे यहाँ से जैसे इसको छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद में ना ये ऐसे गिरेगा सीधा, तो जो हेमिस्फीयर है ना कैसे ऐसे कह सकते हैं, इससे कॉन्टैक्ट कब छोड़ देगा। तो यहाँ से है ना बिल्कुल सिंपल सी ज्योमेट्री लगाओगे तो cos थीटा बराबर h/r आ जाएगा। देखो ये थीटा एंगल हो गया यहाँ पे, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो h/r आ जाएगा लाल बटे कक्का से।
तो देखो कोस थीटा आधार बटा करण, तो आधार तो ये हो गया, करण ही हो गया, तो एच बाई आर, कोस थीटा बराबर एच बाई आर। अब देखो जब ये पी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, जब ये संपर्क छोड़ देगा, तो रूट टू जी आर वन माइनस कोस थीटा, रूट टू जी आर वन माइनस कोस थीटा, रूट टू जी आर वन माइनस कोस थीटा, जब ये इससे कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। देखो यहाँ पे एक केस और है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ से भी। देखो फाइंड मिनिमम हाइट एच सो दैट बॉडी में सक्सेसफुली कंप्लीट लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। मतलब फाइंड मिनिमम हाइट एच, यहाँ पे आपको इस मिनिमम हाइट एच निकालनी है सो दैट द बॉडी में सक्सेसफुली कंप्लीट लूप ऑफ रेडियस। देखो यहाँ पे आप गाड़ी आएगी, फिर मतलब पूरा ऐसे लूप को कंप्लीट कर दे, तो कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, देखो पूरा आपको दिखा रखा है, तो ये ऐसे आएगी, मिनिमम हाइट कितनी हो जाए, पूरा लूप कंप्लीट हो जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लगाओगे, तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो है ना स्पीड जो होगी वो यहाँ पे स्पीड कितनी है, एम जी एच है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की टोटल एनर्जी कितनी है, एच हाइट पे एम जी एच है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ पे 1/2 एम वी नोट का स्क्वायर करेंगे, तो वी नोट की स्क्वायर तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 5 जी आर, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो एच बराबर देखो 5 आर डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी मिनिमम हाइट इसकी रेडियस की 2.5 गुना होनी चाहिए, 5 आर डिवाइडेड बाई 2 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और लोवेस्ट जो पॉइंट है इस पर स्पीड कितनी होनी चाहिए साइकिल को, वर्टिकल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, रूट 5 जी आर के बराबर। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ लाइट रिजिड रोड, जो लाइट रिजिड रोड है इसके मोशन को अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देखो हाँ जी, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ लाइट रिजिड रोड काफ़ी शानदार है ये। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले है ना, जैसे आपने रूट 5 जी आर से किसी पार्टिकल को नीचे रूट 5 जी आर मोशन दिए ना, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है ना रूट 5 जी आर से घटकर कितनी हो जाती है, रूट 3 जी आर, और हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचता है तो इसकी स्पीड घट के कितनी हो जाती है, रूट 2 जी आर, रूट जी आर हो जाती है ना। और यहाँ पे जो लोवेस्ट जो पॉइंट है इस पे टेंशन जो ना पॉइंट पे जो होता है ना, तब इस पे टेंशन होता है 6 mg, जब मिड इस पे 90 पे एंगल पे होता है ना तो 3 mg टेंशन होता है, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ना तब इसमें टेंशन क्या होता है, 0 होता है। अब स्ट्रिंग के लिए तो क्या होता है केस, यहाँ पे अपन स्ट्रिंग ही मान के चल रहे हैं, जब रूट 5 जी आर देते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट आर जी, इस पे 3 आर जी। अब देखो यहाँ पे 4 स्ट्रिंग हाईएस्ट पॉइंट पे ना टेंशन 0 और वेलोसिटी 0 नहीं होती। स्ट्रिंग के लिए तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाता है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये रुकना नहीं चाहिए, वेलोसिटी 0 हो गया फिर ऐसे कंप्लीट साइकिल कैसे करेगा। और रोड के लिए क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे ना टेंशन जो है, रोड के लिए टेंशन 0 नहीं होता है, वेलोसिटी 0 हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पे अपन देखते हैं नेक्स्ट। देखो 2 ब्लॉक ऑफ मास एम कनेक्टेड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, देन फाइंड एल T1 एंड T2। 2 ब्लॉक ऑफ मास एम के 2 ब्लॉक हैं, कनेक्टेड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, फाइंड T1 एंड T2। T1 और T2 आपको निकालना है। देखो 2 ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लॉक M है, ये ब्लॉक M है ना। यहाँ पे जो टेंशन है इसके बीच में ये T1 है और यहाँ पे T2 है, तो सबसे पहले अपन T1 निकालेंगे। तो T1 की जो वैल्यू है ना, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस ब्लॉक की, तो आपको होगे 2L। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको बनाना है। तो T1 बराबर m ओमेगा स्क्वायर, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। जब अपने को T1 निकालना है, T1, तब यहाँ पे देखो T1 निकालेंगे तब ये T2 निकालेंगे, तब ये T1 भी इसमें ऐड होगा क्योंकि पीछे का टेंशन भी इसमें ऐड हो जाएगा ना। तो T2 बराबर T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल। अब देखो इफेक्टिव जो लेंथ है ना T1 के लिए, पहले मास के लिए m ओमेगा एल है, तो इसलिए m ओमेगा स्क्वायर 2L, ये तो पहले वो T1 के लिए, और m ओमेगा स्क्वायर एल ये इसके लिए ना। तो टोटल जो T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 3m ओमेगा स्क्वायर एल। T2 बराबर 3m ओमेगा स्क्वायर एल।
देखो नेक्स्ट अपन बात है ए ऑब्जेक्ट इज गिवन वेलोसिटी v इक्वल टू √3 r एट मीन पोजीशन वेयर इट विल लीव द सर्कुलर। ये अपने सर्कुलर जो पाथ है उसको कहाँ पे छोड़ देगा। देखो आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल है, जैसे सर्कुलर पाथ है, इसको √3 जो है ना √2 वेलोसिटी देते हैं, और ये अपना सर्कुलर पाथ कहाँ पे छोड़ देगा, जब इसका टेंशन 0 हो जाएगा। और किसी आर्बिट्रेरी जो पॉइंट है ना वहाँ पे टेंशन की वैल्यू होती है T बराबर mv²/L -2mg + 3mg cos थीटा। अब यहाँ पे v की वैल्यू तो आपको देखनी है √2gr, टेंशन की वैल्यू 0 करनी है, तो थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो cos थीटा बराबर आ जाएगा -1/3। इससे थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ़ v इक्वल्स टू √gr देन इट विल लीव सर्कुलर पाथ वेयर द वेलोसिटी बिकम 0। तो ये वहाँ पे सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो v बराबर v0² 2gl 1 - cos थीटा अपने को फॉर्मूला पढ़ा है। अपने को vg इक्वल्स टू दे रखा है √2gr और v इक्वल्स टू 0 करना है। देन फाइंड cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। देखो vg यहाँ पे जो है ना वेलोसिटी कितनी रखोगे आप, √gr आएगी ना, और तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन, आप इसको सोल्व कर लेंगे आराम से। और इसके ऊपर जो अपन ने कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। और आज का फाइनल जो कोटेशन है ये है कि जिस समय किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना। तो ये आज के गोल्डन लाइंस हैं। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब